हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका आज के इस लेक्चर में। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो प्रकाश का बारे में हमने सिर्फ सामान्य नॉलेज प्राप्त की थी। हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था कि जो प्रकाश है वो प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश क्या होता है। तो हमने जाना कि जो प्रकाश की चाल है वह निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकती है। इसके अलावा हमने चर्चाएं की कि जो प्रकाश है क्या हम उसको देख सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा कि हम प्रकाश को नहीं देख सकते। तो पिछले लेक्चर में हमने इन सब बातों को काफ़ी डीपली में पढ़ा था। तो आज हम शुरुआत करते हैं प्रकाश की प्रकृति की, कि जो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो हमारे वैज्ञानिकों के माइंड में एक प्रश्न चलता था। वो प्रश्न ये था कि जो प्रकाश है, जो हम तक ये जो प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश किस रूप में हमारे पास आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, उनके माइंड में इस प्रश्न का उत्तर जानने की काफ़ी जिज्ञासा थी। तो उन्होंने बोला कि यार प्रकाश हमारे पास किस तरीके से पहुंच पा रहा है। तो बोला या तो वो कणों के रूप में फोटोन उत्सर्जित करता हुआ आएगा, या फिर वो ऐसे तरंगों के रूप में क्या होगा, लहराता हुआ आएगा। तो इस आधार पर वैज्ञानिकों ने बोला कि जो प्रकाश है हमारा, उस प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। अब ये द्वैत प्रकृति क्या होती है। फर्स्ट है कणीय प्रकृति। या तो जो प्रकाश है वो हमारे पास कणों के रूप में उत्सर्जित होता आता है, या फिर वो तरंगों के रूप में ऐसे करता हुआ हमारे पास आएगा। 18वीं सदी तक प्रकाश को केवल तरंग माना जाता था। क्या कहा मैंने, हमारे जो वैज्ञानिक थे या भारतीय जो संस्कृति के अनुसार जो विज्ञान थी, 18वीं सदी तक तरंगीय प्रकृति प्रकाश की मानी जाती थी। और उसके बाद 19वीं सदी में अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर एक और प्रकृति हमारे सामने आई कि जो प्रकाश है वो तरंग न होकर कणीय प्रकृति को भी क्या करता है, दर्शाता है। तो हम आशा कर सकते हैं कि 20वीं शताब्दी तक आते आते वैज्ञानिकों ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति सामने लाए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो हम मान सकते हैं कि जो प्रकाश की जो प्रकृति है वो या तो कणीय प्रकृति होगी और या फिर तरंगीय प्रकृति होगी। इसका प्रूफ क्या था कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि क्या प्रूफ है कि जो प्रकाश है वो कणीय प्रकृति को दर्शाता है, तो यदि हमसे इसका प्रूफ पूछ लिया जाता है तो कणीय प्रकृति का जो प्रूफ है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर कॉम्पटन इफेक्ट। अगर हमसे कोई प्रश्न पूछा जाता है कि क्या प्रूफ है हमारे पास कि प्रकाश कणीय प्रकृति को दर्शाता है, तो हमारे पास इसका आंसर होगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास होता है। अब ये क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, ये बड़ी क्लासों की बात है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। प्रकाश विद्युत प्रभाव वास्तव में क्या होता है, जब किसी धातु की सतह पर यदि हम प्रकाश को आपतित करावें या फिर प्रकाश को गिराएं तो उस धातु की सतह से क्या होता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलने में 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है। अब ये कैसे हुआ होगा, ये ऐसे ही हुआ होगा कि जो प्रकाश था उस प्रकाश में कुछ कण थे, वह कण उस इलेक्ट्रॉन जो एक कण है उससे टकराए और तुरंत क्या हो गया, कण बाहर निकल गया। तो इस आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के आधार पर प्रकाश कणीय प्रकृति को दर्शाता है। यदि वह एक तरंग होता तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में कहीं 30 साल या 3 साल का समय लग सकता था, बट इलेक्ट्रॉन का जो निकलने का समय होता है वो माइनर 1 सेकंड से भी कम समय का होता है। तो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात। इसके अलावा फिर प्रश्न आता है कि तरंगीय प्रकृति होने का क्या प्रूफ है। आप कैसे कह सकते हो कि जो प्रकाश है वो तरंगीय प्रकृति को दर्शाता है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने बोला, बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, बड़ी बड़ी खोजें कर रहे हैं, बोला कि ध्रुवण और विवर्तन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। विवर्तन को हम कक्षा 10वीं में भी समझेंगे। विवर्तन वास्तव में होता क्या है कि जब प्रकाश के मार्ग में हम कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते ना, छोटी सी, तो वो प्रकाश उसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। ये कब संभव था, ये जब ही संभव था जब हम ये कह सकते थे कि प्रकाश कोई ना कोई तरंग था। जैसे सुई की कभी परछाई नहीं बनती या फिर सिक्के की कभी परछाई नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, इसका कारण है विवर्तन, क्योंकि प्रकाश एक तरंग है और वह तरंग वहाँ से मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शा रही है। तो
आई बात समझ में, है ना बड़ा खतरनाक फैक्ट। तो हम समझ सकते हैं कि जो प्रकाश है उसकी प्रकृति दो प्रकार की होती है। इसके बाद हमारे पास आता है कि प्रकाश का जो परावर्तन है वो क्या होता है। तो समझते हैं इसको कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस दुनिया में प्रत्येक गतिमान वस्तु परावर्तन करती है। इसको अगर आप ऐसे भी नहीं समझो तो अगर आप एक गेंद लेना और उस गेंद को किसी दीवार पर फेंकना, तो वह गेंद क्या होगी, उस दीवार के टकराकर पुनः अपनी तरफ आएगी। तो इस घटना को मैं क्या बोलूँगा, गेंद का परावर्तन, क्योंकि गेंद में न्यूटन के गति के नियम लागू थे। मैंने उसको वेलोसिटी देकर फेंका, वेग देकर फेंका, तो वेग देकर फेंकने से गेंद किसी पृष्ठ से टकराई और पुनः मेरी तरफ आ गई, तो इसे मैंने बोला गेंद का परावर्तन। सेम बात वैज्ञानिकों ने प्रकाश पर अप्लाई कर दी। शब्दों को ध्यान से सुनना, शब्दों का ही पूरा खेल है कि प्रकाश में भी क्या है, गति है, चाल है। 3 × 10⁸ हमने पढ़ा है अच्छे से। तो जब कोई प्रकाश किसी पृष्ठ पर गिरता है तो वह क्या करता है, पुनः उसी दिशा में क्या होता है, लौट आता है। तो इसे वैज्ञानिकों ने बोल दिया प्रकाश का परावर्तन। सिंपल सी बात है। तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है ये 2 प्रकार का होता है। अब आप इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो प्रकाश परावर्तन को, कि ये कोई पॉलिश की हुई सतह है, कोई पृष्ठ है, इस पर कोई किरण आ रही है और उसी दिशा में क्या हो गई, लौटकर चली गई। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रकाश का परावर्तन है। सिंपल। प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा है विचरित परावर्तन। अब ये क्या बोला है, तो देखो वैज्ञानिक सोच रहे हैं, जैसा कि जो फिजिक्स, जो विज्ञान है हमारी, वो विज्ञान अवधारणाओं पर आधारित है। तो वैज्ञानिकों के माइंड में प्रश्न आ रहे हैं कि जो हमारी ये धरती है उसका कुछ भाग समतल है, कुछ भाग पठारी है, कुछ भाग पहाड़ी है। इस आधार पर उन्होंने सूर्य के प्रकाश को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। तो वही लाइट में हम पढ़ते हैं। तो नियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर, पृष्ठ कैसा होगा इस बार, समतल, बिल्कुल प्लेन, या दर्पण पर गिरती है। दर्पण जो कांच हमारा होता है उसे हम सिंपल भाषा में दर्पण बोलते हैं। तो परावर्तन के पश्चात उसी किरण के समांतर एक निश्चित दिशा में चली जाती है। इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। मान लो कोई ये परावर्तक पृष्ठ या फिर कोई पृष्ठ है और या दर्पण मान लो, जिसका ये पॉलिश किया हुआ भाग है पीछे और ये आगे मक्खन सा भाग जिसमें हम बाल वाल बांधते हैं। तो कोई AB किरण आई और इस पृष्ठ से टकराकर पुनः इस दिशा में लौट गई। ठीक उसी प्रकार MN किरण आई और टकराकर NO दिशा, उसी के समांतर लौट आई। तो ये क्या है, नियमित परावर्तन हो रहा है। दूसरा देखते हैं विचरित परावर्तन। जब प्रकाश किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर, बिल्कुल सिंपल बात है, इस बार पृष्ठ कैसा होगा, खुरदरा पृष्ठ। जब प्रकाश किरण खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात अलग अलग दिशा में गमन कर जाती है। प्रकाश की यह घटना विचरित परावर्तन कहलाती है। तो इस घटना को हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि मान लो ये मेरे पास कोई खुरदरा पृष्ठ है और यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है वो इधर जाएगा, फिर दूसरा पृष्ठ, या तो आप ऐसे समझ लो, या फिर अगर आप चाहो तो एक तिरछी दीवार लेना और वहाँ पर अपनी बॉल को क्या करना, फेंकना। तो आप खुद नोटिस करना कि जो गेंद है या जो बॉल है हमारी, वो अलग अलग दिशाओं को क्या करेगी, दिखाएगी। वास्तव में वहाँ पर हो क्या रहा है, विचरित परावर्तन। वहाँ प्रकाश का नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पर गेंद का विचरित परावर्तन हो रहा है। तो इस दुनिया में प्रत्येक वो वस्तु जो किसी समतल से टकरा रही है, परावर्तन हो रहा है। आज एक बात बता दूं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर मैं आपसे कहूं कि हम जो देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अपना वर्तमान नहीं देख सकता, वो अपना हमेशा भूतकाल ही देख सकता है। यदि आप मुझे देख पा रहे हो तो मेरे से निकलने वाला कोई प्रकाश आपके प्रकाश तक या आपके नेत्रों तक पहुंचने में माइनर सेकंड का समय ले रहा है। तो आप मुझे वर्तमान में नहीं, मेरे भूतकाल को आप देख रहे हो, चाहे उस भूतकाल का समय 1 सेकंड से भी अल्प क्यों न हो, 1 सेकंड से भी कम का समय लग रहा है, लेकिन मेरे से निकलने वाले प्रकाश को आपकी आंखों तक पहुंचने में कुछ न कुछ सेकंड का समय तो लग ही रहा है। तो बड़ा खतरनाक टॉपिक है हमारा परावर्तन, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है यदि इसको हम अच्छे से समझें तो।
अब मेरा एक प्रश्न, तो अगर मैं कहूँ कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि सर नियमित परावर्तन जो हो रहा है वो क्या सिर्फ कांच में होता है क्या? मतलब अगर मैं कहूँ कि हम बाल कांच में ही क्यों बना सकते हैं, दीवार भी तो एक पृष्ठ है ना, तो उसमें हमें हमारी शक्ल क्यों नहीं दिखाई देती, जबकि कांच में ऐसा क्या गुण है कि हम उसमें हमारी शक्ल देख पाते हैं, जबकि दीवार में हम हमारी शक्ल या फिर हम अपना प्रतिबिंब या फिर हमारा एक दूसरा चित्रण जो एक कल्पना मात्र है उसे नहीं देख पाते। तो आप बोलोगे कि उसका कांच के जो पीछे होता है ना पॉलिश किया हुआ भाग होता है, तो क्या दीवार में पॉलिश नहीं होती क्या पीछे? दीवार में भी तो पॉलिश हुई रहती है ना पीछे की तरफ, लेकिन फिर भी वहाँ पर हम अपना प्रतिबिंब क्यों नहीं देख पाते? तो इसका उत्तर होगा कि वहाँ कहीं ना कहीं विसरित परावर्तन हो रहा है। मतलब जो किरणें हमारे से निकलकर जा रही है उन किरणों को समांतर नहीं निकल रही वो। मतलब अगर मैं बात करूँ जो किरणें हैं उनको मेरे पास पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो किरणें अलग अलग दिशा में विपाटित हो जाती है वहाँ पर। तो सिंपल सी बात थी, अगर आप दीवार को एक समतल पृष्ठ में चेंज कर दो तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ अपना प्रतिबिंब वहाँ पर दिखना चालू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर या फिर जल हम देख सकते हैं, क्योंकि जल एकदम मक्खन सा प्लेन सा रहता है, तो हम आराम से अपना प्रतिबिंब वहाँ पर देख सकते हैं। तो फिर दिमाग में एक प्रश्न आता है कि वास्तव में प्रकाश है क्या? तो हमारी एनसीईआरटी ने बहुत ही अच्छी परिभाषा इसकी दे रखी है कि जो प्रकाश है वह ऊर्जा का एक रूप है। मतलब या तो वह ऊर्जा सन से आ रही है या फिर कोई प्रकाश स्रोत या फिर सूर्य से वो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। तो ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम इस रंग बिरंगे संसार को देख सकते हैं। बिल्कुल सही परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बोला कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे है। ये बड़ी अच्छी बात है, ये समझने वाली बात है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे है। अब ये क्या बोला है, तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, इस प्रकाश किरण को, अब ये बात की बात है बता चुके हैं कि किरण शब्द ही यूज क्यों किया गया। इस प्रकाश किरण को जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में से निकाला गया, जैसे कि मान लो कोई ये प्रकाश किरण थी और इस प्रकाश किरण को हमने क्या किया, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र से निकाला, तो ये प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन कर जाता है। मतलब ऐसा नहीं था कि ये या तो विद्युत क्षेत्र की तरफ चला गया या फिर चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित हो गया। तो ये क्या करता है, एक सीधे मार्ग का क्या करता है, अनुसरण करता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में।